स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन ओरिएंटेशन। स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज जॉर्डन अली मलिक and fellow member of Cost and Management Accountants, associate member of Public Finance Accountant, and certified financial consultant of Canada. I have more than 10 years of training experience. I have given training to various institutions, government organizations, uh, as well as online platforms regarding accounting, management accounting, budgeting, financial management, as well as online softwares including SAP, QuickBooks, Zero, Tally, etc. तो आज हमारा बेसिकली बैच नंबर 4 है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने बदी के चौथा बैच में मैं स्टार्ट करूं। अब इस बैच में क्या क्या इंक्लूड होगा, ओवरव्यू मैं दे रहा हूं इस प्रेजेंटेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ क्विकबुक्स प्रो। सेकंड, हमारे दो वर्जन है हमारे पास, एक डेस्कटॉप वर्जन, ऑनलाइन वर्जन। सेकंड पे हम जरा डेस्कटॉप वर्जन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। देन ऑनलाइन क्विकबुक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स, वो लोग जो कि फ्रीलांसिंग में एक्सेल करना चाहते हैं, उनके लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कोर्स आउटलाइन डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ मैंने एस्टिमेटेड टाइम भी लिखा है डिफरेंट एरियाज में कि कितनी कितनी डिस्कशन होगी। ये टेंटेटिव है, इससे ज्यादा ही टाइम लग जाता है बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस तो कई स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हमें मजीद टाइम भी देना पड़ता है। ठीक है, ओके। उसके बाद कोर्स आउटलाइन के बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस क्विक बुक्स इन फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग में हमारे क्विक बुक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिक मेरे ये कोर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मैं क्विक बुक्स आपको उसके बेसिक्स अंडरस्टैंड करवा सकूं। लेकिन किसी चीज को भी सीखना हो तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, तो साथ साथ प्रैक्टिस भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जो कि आप जिसकी बेसिस पर आप जरा अपने एंड पे जो है वो प्रैक्टिस करेंगे एंड देन जनरेट द रिपोर्ट्स, ताकि वो आप उसे शेयर करेंगे, देन आई कैन सी के आपके जो रिजल्ट्स हैं वो कितने बेटर आ रहे हैं। एंड देन पे एंड पे हम इंशाल्लाह क्विक सेशन करेंगे क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, आज की डिस्कशन ओरिएंटेशन क्लास है, उसके अंदर सब कुछ हम इस चीज को डिस्कस करेंगे और जो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो प्लीज नोट डाउन। एट द एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, आई विल गिव सफिशिएंट टाइम टू ईच पर्सन, ईच स्टूडेंट, कि वो मुझसे क्वेश्चन कर सके और उनके जो जो भी इंक्वायरीज हैं, जो भी उनके माइंड में क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस कर सकें। ओके, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं क्विक बुक्स जो हमारा वर्जन है, डेस्कटॉप वर्जन और ऑनलाइन वर्जन, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है, चूंकि डेस्कटॉप वर्जन जो है वो आपके बेशुमार मार्केट में अवेलेबल है। आपके जिसको टेम्पर्ड हैं वो भी हैं, और ओरिजिनल लेने हो तो क्विक बुक से मिल सकते हैं। तो मैं जो यूज करूंगा आपको समझाने के लिए, दैट इज क्विक बुक्स एंटरप्राइज सॉल्यूशन फॉर अकाउंटेंट्स वर्जन 2024। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, मैंने इसी को सिलेक्ट किया है और ताकि इस पे आप जो लेटेस्ट चीजें हैं वो देख सकें। अच्छा, अब सेकंड है कि यू कैन यूज एनी वर्जन, जो भी अवेलेबल है उसको आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर मैं ये बात करूं कि इसमें डिफरेंस कहाँ है, तो इंटरफेस का डिफरेंस आपको मिलेगा मुख्तलिफ वर्जन में। लेकिन जो उसके अंदर अवेलेबिलिटी है इंफॉर्मेशन की, डाटा एंट्री की, वो मोर और लेस सिमिलर है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो इंटरफेस को अंडरस्टैंड करते इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, 2024 वर्जन में अलबत्ता कुछ जो है वो एडिशनल रिपोर्ट्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। कुछ एडिशनल रिपोर्ट्स भी हैं इसमें।
ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे इस 2024 वर्जन में, जो शायद इससे प्रीवियस वर्जन में आपको ना मिले। ठीक है, और डेस्कटॉप वर्जन का में जब आप काम कर रहे होते हैं तो इसके अंदर सबसे मेन चीज ये होती है कि यू नीड रेगुलर बैकअप। ठीक है, आप एक ड्राइव बना लेते हैं, डिफरेंट ड्राइव, उसके अंदर रेगुलर बैकअप रखते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज ये होता है कि कहीं पर डाटा अगर करप्ट हो जाए, डाटा लॉस्ट हो जाए, तो वी कैन रिट्रीव द लेटेस्ट बैकअप, यानी वो तमाम डाटा हम रिट्रीव कर सकते हैं जो हमने स्टोर किया हुआ है। तो थोड़ा सा जो है वो आपका डाटा जो है वो लॉस्ट होता है, अदरवाइज ज्यादा लॉस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक रेगुलर बैकअप वर्जन जो है बैकअप ऑप्शन है कि हम उसको क्लिक कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बैकअप भी लेता रहता है। ठीक है, तो जब हम ऑनलाइन वर्जन की तरफ आते हैं, तो ऑनलाइन वर्जन जो हमारा यूज होता है वो अकाउंटेंट्स के लिए बड़ा फेमस है, क्विक बुक्स। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं ऑनलाइन की, तो देर आर डिफरेंट वर्जन्स। मतलब इसके अंदर पैकेजेस आप कह लें, डिफरेंट पैकेजेस हैं, बेसिक पैकेज है, प्रीमियम है। ठीक है, इसके बाद फिर मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, क्योंकि ये जितना भी आपका क्विक बुक्स है, ये सिर्फ सपोर्ट करता है एसएमईज को, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अकाउंटिंग को डील करने के लिए। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की अपनी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वहां पर आप एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर जो होता है या ईआरपी सिस्टम्स जो है वो हम लॉन्च करते हैं, और इसके अंदर सैप होता है जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। ठीक है, अच्छा, जहां तक इसका आपका आप कैसे यूज कर सकते हैं, अब आपके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ कि कैन बी यूज बाय क्रिएटिंग लॉगिन फॉर 1 मंथ। आप ये कर सकते हैं कि आप अभी तो ना लीजिएगा, लेकिन जैसे हम ऑनलाइन पे आएंगे तो फिर मैं आपको गाइड भी करूंगा। तो आप लोगों ने ना अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, एक लॉगिन क्रिएट करना है अकाउंटेंट्स के लिए, और उसका एडवांटेज ये होगा कि 1 महीने के लिए आपको फ्री जो है वो कोई बुक्स मिल जाएगा। हाँ, फ्री जो आपके पास अवेलेबल होता है उसके अंदर ज्यादा ऑप्शंस नहीं होती, लेकिन बहरहाल आप बेसिक जितनी ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम इजीली एंटर कर सकते हैं, और रिपोर्ट्स को भी जनरेट कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रिपोर्ट्स होती हैं यहाँ पर, जिसको जैसे सेल्स, परचेज, इन्वेंट्री, इससे रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स मिलेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स होती हैं वो आपके पेड वर्जन में मौजूद होती हैं, फ्री वर्जन में मौजूद नहीं होती। ठीक है, अब इसका जो इंटरफेस है, जब आप करेंगे क्विक बुक्स टेक्स्टॉक कंप्लीट करने के बाद, जिस वक्त आप मूव करेंगे ऑनलाइन वर्जन की तरफ, तो यू कैन सी के इंटरफेस में काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। बल्कि मैं तो उसका इंटायरली डिफरेंट लिखा है, इंटायरली डिफरेंट ही होता है, काफी हद तक डिफरेंट चीजें होती हैं उसके अंदर। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है क्विक बुक्स के लिए कि नो नीड टू बैकअप डाटा एज अवेलेबल ऑन क्लाउड, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई बैकअप की जरूरत नहीं पड़ती, कि वो क्लाउड में ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक है, तो अब जब भी कोई डाटा अगर लॉस्ट भी हो जाए तो वो क्लाउड में मौजूद होगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है, इजीली रिट्रीव हो जाता है। और जितने भी फ्रीलांसिंग वर्क है, अगर आप कहीं पर भी बैठे हैं, किसी भी कंट्री में बैठे हैं और किसी और क्लाइंट को सर्विसेज देना चाहते हैं इन अदर कंट्रीज, सो ऑनलाइन वर्जन इज एक्सेप्टेबल, बिकॉज ऑनलाइन वर्जन में ऑटोमेटिकली एक लॉगिन आपका क्रिएट होता है अकाउंटेंट्स के लिए, जहां से आप ये तमाम एंट्रीज जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसमें एंटर करते हैं, और जो ऑनर होता है वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होता है, और वो देखता रहता है कि आपकी ट्रांजेक्शन्स कहाँ है। कोई रिपोर्ट जनरेट करनी हो तो ही और शी कैन जनरेट रिपोर्ट एट एनी टाइम, बट इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन यू मेड एंट्रीज ऑन टाइम। ठीक है ना, अगर आप एंट्री ही नहीं करेंगे तो फिर रेडली इंफॉर्मेशन नहीं होंगे। तो फ्रीलांसिंग के अंदर जो है वो आपको बहुत ज्यादा आप कह लें कि एक्टिव होना पड़ता है, कि वेन एवर एक ट्रांजेक्शन रिसीव्ड या इस शेयर्ड बाय अदर पर्सन, तो आपने फौरन उसको ट्रांजेक्शन को या ट्रांजेक्शन्स को एंटर कर लेना है कोई बुक्स में, ताकि रिपोर्ट जो है वो अपडेट हो जाए। ठीक है, और ऑटोमेटिकली कोई बुक्स वर्जन जो है वो सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। आप इसके अंदर सिक्योरिटीज किस किस्म की होती हैं कि आपके जब लॉगिन क्रिएट होते हैं, तो आप जिस पर्सन को जौन सा लॉगिन दे रहे होते हैं उससे रिस्ट्रिक्टेड जो है वो आपको लिमिटेशंस, यानी आपको एक्सेस दी जाती है, आप उससे ज्यादा एक्सेस नहीं कर सकते। इससे सिक्योरिटी भी हो जाती है आपके डाटा की,
लाइक आप फ्रीलांसिंग के अंदर आपको अकाउंट्स रिसीवेबल्स या एक टास्क मिलता है, तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड जो है सेल्स, क्रेडिट नोट, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, सिर्फ ये एंट्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म की और एंट्री आप नहीं कर सकते। तो ये एक डेफिनेटली एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है कि आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर देते हैं और आप डिफरेंट पीपल से डिफरेंट काम करवा रहे होते हैं, ताकि कोई भी एक पर्सन दूसरी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट ना कर सके। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी इसके कोर्स आउटलाइन की तरफ। अच्छा, अब इसमें सबसे अहम चीज जो होती है, जो सबसे पहले ये जो मैंने जितने टाइम लिखे हैं आपके सामने, ये टेंटेटिव है, इसमें कम और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे लिखे हैं। लेकिन जैसे ही अगर कोई क्वेश्चंस रेज होते हैं, कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं हो रही होती, तो उसको ज्यादा टाइम चाहिए होता है, तो ज्यादा भी लग सकता है। तो सबसे पहले तो हम रिफ्रेश करेंगे स्किल्स को कि हाउ वी कैन क्रिएट अ क्विक बुक्स कंपनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे, पहला काम ही हमारा यही होगा कि क्विक बुक्स की एक कंपनी क्रिएट करें। और याद रखिएगा कि जब भी हम क्विक बुक्स की कोई कंपनी क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो एक कंप्लीट हमारे पास दो ऑप्शन होती है। नंबर वन, कि हम उसको क्विक रिव्यू दे देते हैं, यानी उसको फौरन क्रिएट कर देते हैं। एक शॉर्टकट की भी है, लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड। You have to put all the information in the QuickBooks company। उसके लिए फिर हमें एक कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू जो है, वो इसको हम इंटरव्यू का नाम देते हैं। इंटरव्यू जो है वो आपने करना होता है, उसके अंदर वो डिफरेंट क्वेश्चंस करता है और आपने उसका करेक्ट आंसर देना होता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट यू वांट, यानी आपकी जो बेसिकली नीड्स क्या है, और आप उसके मुताबिक उसको क्लिक करते चले जाते हैं कि आपकी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या नहीं है। यस और नो करते जाते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि जिस वक्त आप कोई बुक रन करते हैं, तो जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं वो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट होती है। यानी जो जैसी ही आप रिपोर्ट चाहते हैं, उस तरह की रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली तैयार कर देता है क्विक बुक। और अगर आप उसको कोई चीज सपोज इसमें कंपनी क्रिएट करते हुए, इंटरव्यू करते हुए कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो डजेंट मैटर, बाद में चेंज हो जाती है। बट इनिशियली हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे दें। अब देखें फॉर एग्जांपल, हम इस वक्त कंपनी को जब रजिस्टर कर रहे हैं, तो सेल्स टैक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। अब जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं वो इस वक्त जीरो रेटेड है या एग्जेम्प्टेड गुड्स में है। ठीक है, तो हमने उसको एग्जेम्प्टेड गुड में डाल के सेल्स टैक्स को जीरो कर दिया। लेकिन हमने सेल टैक्स पे उस पे एप्लीकेबल नहीं नो कर दिया। लेकिन आफ्टर नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट जो है उस पर सेल्स टैक्स इम्पोज कर देती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको इंटरव्यू को क्या चेंज कर सकते हैं? यस, आप उसको जाएंगे और उसके अंदर वो क्वेश्चन जाकर चेंज कर लेंगे, ऑटोमेटिकली वो उसको अपडेट कर देगा। तो ये मोस्ट मोस्ट क्रिटिकल एरिया होता है कंपनी क्रिएट करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके मतलब आपका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अब मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, वो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं और दे न्यू अबाउट द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है, कि जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, लाइक एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, ऑनर्स इक्विटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है। फिर उनकी सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे करंट एसेट में नॉन करंट एसेट्स भी हैं, करंट एसेट्स भी हैं। ठीक है। इसी तरह करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड सो ऑन। इस तरह के बेशुमार चीजें होती हैं, उनको हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को लिंक करना होता है उसकी कैटेगरी के साथ। सपोज मैं कैश एट बैंक का एक अकाउंट ओपन करना चाह रहा हूँ, तो उसको लिंक करूंगा मैं करंट एसेट्स के साथ, क्योंकि इट फॉल अंडर द डेफिनेशन करंट एसेट्स। ठीक है। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है, इस पे हमारा टाइम, मैंने वैसे 12 मिनट्स दिए, लेकिन इस पे ज्यादा डिबेट होगी तो इस पे टाइम ज्यादा भी लग जाता है। ठीक है। वैसे नेक्स्ट अगर आप देखें, तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स पहले तो हम डिस्कस करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट होता क्या है, प्रोडक्ट्स का चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनाते हैं, सर्विस का कैसे बनाते हैं। एसटी चार्ट ऑफ अकाउंट याद रखिएगा कि 3 लेवल भी होता है, 4 लेवल भी होता है, 5 लेवल भी होता है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट लेवल्स होते हैं। लेवल्स हम इस तरह कहते हैं कि जो एक अकाउंट होता है उसके सब अकाउंट्स होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे एसेट, एसेट के सब अकाउंट्स जो हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। फिर करंट एसेट के अंदर सब अकाउंट्स, इन्वेंट्रीज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है। नॉन करंट एसेट के अंदर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको हम टेंजेबल एसेट्स कहते हैं।
इंटेंजिबल एसेट्स, इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ये जितने भी मैंने आपको बताया ये 3 लेवल का मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, ठीक है। तो वो खैर डिटेल में उस पर तो डिस्कस करेंगे, अभी तो हम यहाँ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि हमने इस कोर्स आउटलाइन में क्या क्या कवर करना है। एंड फर्स्ट 2 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आप ये जेन में रखिएगा कि जो इसको अंडरस्टैंड करेंगे उनके लिए आगे कोई बुक्स जो है वो आसान होता जाएगा। Then very important task is the products and services, right? First step ये होता है कि we have to create our products and services. It depends upon our nature of business. Either we are providing services or we are selling products. ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स क्रिएट करनी है, उनके अब कोडिंग होती है, कोडिंग आपकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी तरह भी कोड कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फाबेट्स में भी हो सकता है, ओनली न्यूमेरिक में भी हो सकता है। वो कोडिंग आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देनी होती है जो जिस तरह के बिजनेस की नेचर होती है, ठीक है। अब जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है उसके अंदर जो हम कोडिंग करते हैं नॉर्मली वो सिर्फ न्यूमेरिक होते हैं, बिकॉज जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉरी, जो प्रोडक्ट होती है ना, जो ऐसे मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन ले लें, पैनाडोल ले लें या एमॉक्सिसिलिन में अमोक्सिल ले लें, तो हर एक का एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। उस नंबर की कोई और प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, तो हम उसी को जो है कोडिंग में यूज करते हैं प्रोडक्ट में और सर्विसेज में। तो हम यहाँ पे डिस्कस ये करेंगे कि किस तरह प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं। क्योंकि देखें, जब तक के आप गुड्स और सर्विसेज क्रिएट नहीं करेंगे आप कस्टमर और वेंडर क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि वही गुड्स और सर्विसेज आप बाय भी करेंगे और सेल भी करेंगे। खासतौर पर प्रोडक्ट्स की बात करें, चले सर्विसेज तो ज्यादा आप सेल करते हो बिकॉज यू ओन द सर्विसेज, आप किसी से लेते नहीं हो, आप ओन करते हो। लेकिन प्रोडक्ट्स जो का अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट्स जो है वो बाय भी की जाती हैं और सेल भी की जाती हैं। तो आप ये इसमें ये देखें कि आपके पास 2 किस्म के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 स्टेक होल्डर्स हैं। जब आप गुड्स बाय करते हो तो आपके साथ वेंडर अटैच होते हैं, और जिस वक्त आप गुड्स सेल करते हो तो आपके साथ कस्टमर्स अटैच होते हैं। तो इसके बाद अगला टास्क हमारा यही होता है कि हमने कस्टमर को कैसे ऐड करना है, यानी कस्टमर की कंप्लीट लिस्ट होती है हमारे पास और उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये तमाम चीजों के अंदर एक चीज याद रखिएगा कि हम डाटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल से, ठीक है, या कुछ और सॉफ्टवेयर से, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कंपेटेबल हो क्विक बुक से, ठीक है। एक्सेल के में आप उस तरह रिपोर्ट बना लेते हैं और उसके थ्रू इंपोर्ट कर लेते हैं और उससे सारे का सारा डाटा जो है आपकी क्विक बुक्स में एंटर हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप न्यू बिजनेस कर रहे हैं तो जैसे जैसे कस्टमर आते जाते हैं और आप ऐड करेंगे, वेंडर आते हैं तो ऐड करेंगे। इन वेंडर और कस्टमर्स को आपने अटैच करना होता है इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ, ठीक है। और साथ में इन्वेंट्रीज के साथ, अगर प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज के अंदर डेफिनेटली हमारी प्रोडक्ट्स नहीं, इन्वेंट्रीज नहीं होती, हम सिर्फ सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह बैंक बैंक फीड सेटिंग करेंगे, यानी बैंक अकाउंट जितने भी हैं आप उसको सेटअप करेंगे कि कैसे बैंक अकाउंट सेटअप किया जाता है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जितनी मैंने आपके सामने नीचे स्लाइड पे आपको नजर आ रही हैं, प्रोडक्ट, सर्विसेज, एडिंग कस्टमर, एडिंग वेंडर, बैंक्स वगैरह, ये सारे के सारे जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट से लिंक करते हैं। यानी सपोज आपने एक प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट ए, अब उस प्रोडक्ट को आप किस वेंडर से बाय करेंगे, उसको लिंक करेंगे किस और जैसे जैसे कस्टमर के साथ लिंक नहीं करते, लेकिन कस्टमर के ऊपर ये अवेलेबल होती है, जब सेल करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारी 3 चीजों से लिंकेज बड़ी जरूरी होगी। प्रोडक्ट की बात कर, नंबर 1, व्हेन द गुड्स विल बी परचेज, ये किस अकाउंट को हिट करेगा, यानी जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट है जिसको हिट करना चाहिए। हिट का मतलब उसके लेजर्स में इसकी एंट्री खुद ब खुद चली जाएगी। नंबर 2, सेल्स जब करेंगे तो किस सेल्स के किस हेड ऑफ अकाउंट के अंदर इसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और नंबर 3, इन्वेंट्रीज में किस इन्वेंट्री आइटम के अंदर इसका बैलेंस ऐड होना चाहिए या लेस होना चाहिए। डिपेंडिंग, परचेज करोगे तो इन्वेंट्री में ऐड होगा, सेल करेंगे तो इन्वेंट्री में लेस होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक थीम होता है, इसमें कस्टमर्स को ऐड करिए। ये सारा एरिया जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है लिंक होता है, एक्सेप्ट बैंक डिटेल्स, क्योंकि बैंक डिटेल्स सेपरेट होती हैं। और अगर किसी बिजनेस के पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं तो समटाइम ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम उसको लिंक कर सकें किसी एक कस्टमर के साथ या एक वेंडर के साथ।
बाज़ औक़ात हम एक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं और या दूसरे अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, या कभी एक पेमेंट रिसीव हो रही है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रिसीव हो रही है, तो इसलिए इसको लिंक करना जो है हम रिकमेंड नहीं करते। लिंक हो जाता है बट रिकमेंड नहीं करते। ठीक है। अब इसके बाद फिर हमारा जो बेसिक सेल्स टैक्स सेटअप है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे अभी मैंने बात की कि जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स। ठीक है। सम कंट्रीज द वर्ड सेल्स टैक्स इज नॉट यूज्ड, यू नो, द वर्ड वैट इज यूज्ड, वैल्यू एडेड टैक्स, बट इन पाकिस्तान एंड सम अदर कंट्रीज सेल्स टैक्स वर्ड इज मोस्टली यूज्ड। ठीक है। तो इसके अंदर वो सारी की सारी कैलकुलेशन करेगा। इवन जैसे सेल्स टैक्स के लिए हमें इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स रिक्वायर होता है, और रिपोर्ट से खुद जनरेट करेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है, ये पिछली स्लाइड में मैं दोबारा आ रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं इसमें आपने जो क्रिएट की हैं कैसे लिंक की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेटिंग अप पेमेंट्स। अच्छा, पेमेंट्स को सेट कैसे करना। अब पेमेंट्स को सेट करने का मतलब क्या है कि सम टाइम कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं जो हमने स्पेसिफिकली किसी एक अकाउंट से करनी है, किसी एक वेंडर को, तो हम उसको सेटअप कर देते हैं। और या पेमेंट आएगी तो किस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी, तो उसके लिए भी आप यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम करेंगे जरूर, बट इसको रिकमेंड नहीं करते स्पेसिफिकली उस वक्त जब आपके पास एक से ज्यादा अकाउंट। ठीक है। सो एडिशनल सेटअप टास्क, यानी जब आप सेटअप करते हैं तो इसके अलावा कुछ और टास्क भी हो सकते हैं। ठीक है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद कस्टमाइजिंग सेल्स फॉर्म। अच्छा, ये सिर्फ मैंने सेल्स लिखा है, ये सिर्फ एक करवाऊंगा तो बाकी सारे आपको समझ में आ जाएंगे। इसके लिए मैंने टाइम भी ज्यादा दिया, 15 मिनट्स। कस्टमाइजिंग क्या होता है कि देखिए, कोई बुक्स चूंकि आपका रेडिली अवेलेबल एक पैकेज है, सॉफ्टवेयर है, विच इज अवेलेबल फॉर ऑल यूजर्स, ऑल कंपनीज इन द सेम वे। ठीक है। अगर अब लाइक मैं इनवॉइस क्रिएट करना चाहता हूँ, मेरा अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, मैं चाहता हूँ कि इस जो क्विक बुक्स में 5 से 6 टाइप की ना इनवॉइसेस दी होती है, फॉर्मेट होते हैं, टेम्पलेट्स कह रहे हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं। क्या उन्हीं टेम्पलेट्स को हम यूज करेंगे। लेट्स से मैं इनवॉइस में जाता हूँ और हमें 4 टेम्पलेट्स मिलते हैं, और मैं मेरा एक क्वेश्चन होता है कि हम इन्हीं सिर्फ 4 टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई एडिशनल टेम्पलेट भी बना सकते हैं। तो आंसर इज यस, यू कैन कस्टमाइज द सेल फॉर्म्स। सेल फॉर्म्स के अंदर सब कुछ कवर होगा, यानी इसके अंदर सेल्स ऑर्डर भी होगा, इसके अंदर सेल्स इनवॉइस भी होगी, क्रेडिट नोट भी होगा। तो ये तमाम चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती। ठीक है। उसके बाद रिफ्रेश योर स्किल, या थोड़ी सी रिफ्रेश करेंगे जो हमने पढ़ा है कि कस्टमर और वेंडर वर्क फ्लो कैसे हो। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मैं अगर वेंडर की बात करूं, तो वेंडर के पॉइंट ऑफ से देखें तो जब भी कोई हमें चीज बाय करनी होती है, तो सबसे पहला टास्क हमारा ये होता है कि हम परचेज ऑर्डर जनरेट करें। ठीक है। अब परचेज ऑर्डर जिस वेंडर के नाम पे है, तो जैसे ही हम उसको प्लेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके गेस्ट आफ्टर फ्यू डेज हमारे पास गुड्स आएंगी। जिस दिन हमारे पास गुड्स रिसीव होंगी, हम उसी परचेज ऑर्डर के थ्रू हम उसको रिसीव करेंगे। ठीक है। यानी अगर कोई गुड्स कम आती हैं तो हम कम रिसीव करेंगे, ज्यादा तो डेफिनेटली आप लोगे नहीं। जितना परचेज ऑर्डर दिया, अगर आपने 100 यूनिट्स दिए हैं, प्रोडक्ट ए के ऑर्डर दिए हैं, तो आपको 3 सूरतें हो सकती हैं ना। नंबर 1 के जी एग्जैक्टली 100 आए, नंबर 2 100 से कम आए हैं, ये दोनों तो एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर 100 से ज्यादा आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज व्हेन यू वी आर ऑर्डरिंग समवन एल्स, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर रहे हैं। तो जब हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा स्टॉक आएगा, तो हम क्यों रिसीव करेंगे। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि कंट्रोल भी हमारे पास होता है, कि हम देखते ये है कि स्टॉक इन्वेंट्री जो ओवर स्टेट ना हो जाए। हम सिर्फ उतनी गुड्स रिसीव करते हैं जितनी हमारी परचेज ऑर्डर में मैक्सिमम मौजूद होती है। ठीक है। इसी तरीके से परचेज ऑर्डर के बाद फिर हम बिल रिसीव करते हैं। ठीक है। इसमें अब आप आगे जब जाएंगे तो देखेंगे 2 ऑप्शन होती हैं, सम टाइम रिसीव ऑफ गुड्स विदाउट इनवॉइस, एंड सम टाइम रिसीव ऑफ गुड्स आफ्टर इनवॉइस। ये सॉरी, विद इनवॉइस, विदाउट इनवॉइस। अब ये कब होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हो रही हैं, उसी दिन आपके पास इनवॉइस भी आ रही है, तो हम विद का वर्ड यूज करते हैं, यानी ऑप्शन जो है विद वाली लेते हैं, विद इनवॉइस। और सम टाइम ऐसा होता है कि डिलीवरी नोट के थ्रू हमें गुड्स आती हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स जो है, आफ्टर फ्यू डेज वंस डिलीवरी नोट इज साइंड बाय अस, तो हमें
आफ्टर फ्यू डेज जो है वो गुड्स रिसीव हो जाती हैं, उसके बाद फिर जो है वो हम उसको इनवॉइस रिसीव करते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिए कि जिस दिन हमने गुड्स रिसीव कर ली, ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यानी जिस दिन मैं परचेज ऑर्डर दूंगा, उस दिन इन्वेंट्री में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, हमारी वो इन्वेंट्री में शो नहीं होगी, बिकॉज वो ऑर्डर दिया हुआ अभी गुड्स तो हमें रिसीव ही नहीं हुई। लेकिन जिस दिन आप उसको परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट गुड्स को रिसीव करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो रिसीव हो जाएगा, ठीक है ना, इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया आता है हमारा अनडिपॉजिटेड फंड्स, ठीक है। ये अनडिपॉजिटेड फंड्स होते क्या है कि समटाइम कंपनी जो है वो उसने अभी अकाउंट ओपन नहीं किया, तो वो एक अकाउंट ओपन कर देती है जिसको हम अनडिपॉजिटेड फंड्स कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट है तो वी विल नेवर यूज द वर्ड अनडिपॉजिटेड फंड्स, यानी ये वो फंड्स है जो हमने डिपॉजिट नहीं करवाए, ठीक है। तो अब नॉर्मली इसको क्वेश्चन कई स्टूडेंट करते हैं कि क्या आप इसको कैश इन हैंड भी ट्रीट कर सकते हैं। यस, इसको बिल्कुल कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि कैश इन हैंड का अलग अकाउंट होना चाहिए। तो जिससे मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ या मैं प्रैक्टिकली हम इसको यूज करते हैं क्लाइंट्स के लिए, डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, तो हम अनडिपॉजिटेड फंड्स को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देते, ठीक है। तो हम बाकायदा बैंक या कैश अकाउंट को यूज करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एस्टिमेटेड परचेज ऑर्डर आएगा, ये सारे परचेज का एक सीक्वेंस होगा। अच्छा, ये एस्टिमेट भी इसमें बनते हैं कि सम टाइम कोई क्लाइंट आता है वो आपसे कहता है जी कि मुझे कोटेशन दे दे, ठीक है। अभी वो आपसे परचेज ऑर्डर नहीं दिया उसने, एस्टिमेट दिया है, ठीक है। तो एस्टिमेट रिक्वायर किया जिसको हम कोटेशन का वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, बट वी कैन यूज द वर्ड एस्टिमेट बिकॉज इन सम कंट्रीज द वर्ड एस्टिमेट इज यूज, ठीक है। अब वो प्रोस्पेक्टिव वेंडर है हमारा, जो जिसे आप खरीदना चाह रहे हैं उससे हम एस्टिमेट ले रहे हैं, सॉरी, उससे हम एस्टिमेट ले रहे हैं, तो ही कैन बी अ प्रोस्पेक्टिव वेंडर। तो हम क्रिएट कर देते हैं वेंडर, लेकिन जब तक उससे फाइनल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एस्टिमेट हमारा एक्सेप्ट हो जाता है, हमारी मैनेजमेंट कहती है ठीक है आप इसको बाई कर लो, तो आप उसी के अगेंस्ट परचेज ऑर्डर इशू करते हैं। आप ये कहें प्लीज आप परचेज ऑर्डर मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, एस्टिमेट बना हुआ है, जस्ट एक क्लिक करूंगा वो एस्टिमेट कन्वर्ट हो जाएगा परचेज ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो जो गुड्स आएंगी तो गुड्स रिसीव हो जाएंगी। यानी आपने ओनली वन टाइम एक डॉक्यूमेंट बनाना है, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली हर प्रीवियस डॉक्यूमेंट को बेस बनाकर हम अगला डॉक्यूमेंट खुद ब खुद ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, कोई बुक्स हमें करने की जरूरत नहीं। हाँ, हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हम उसको रन करेंगे, ठीक है। क्रेडिट मेमोज एंड कस्टमर स्टेटमेंट्स, इसके बाद हम कस्टमर्स की बात करेंगे, कस्टमर्स को कैसे डील करना है, उसके स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगे, क्रेडिट मेमोज कैसे बनेंगे, ठीक है। वेंडर क्रेडिट्स के, वेंडर को अगर हम क्रेडिट दे रहे हैं, ये गुड्स के पॉइंट से बात कर रहे हैं जिसको परचेज रिटर्न कहते हैं, तो इसको कैसे डील करेंगे। डिपॉजिट ट्रांजेक्शन्स, हाँ। अच्छा, आप देखें बहुत सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं जिसको जो कैश की फॉर्म होती है, वी हैव टू डिपॉजिट दीज ट्रांजेक्शन्स इनटू द बैंक, ठीक है जी। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ट्रांजैक्शन को कैसे डिपॉजिट किया जाए, उसके लिए कौन सा सोर्स यूज करना है। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, इवन स्टूडेंट्स हु आर डूइंग गुड वर्क ऑन द क्विक बुक्स। बट एक चीज ने मुझे बड़ा आप कह लें कि परेशान किया, अपसेट किया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल जो मुझे मिले हैं, वो सिर्फ वो जर्नल जर्नल यूज करके एंट्रीज कर रहे होते हैं, डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है, ठीक है। जबकि ओरिजिनल अकाउंटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लीज, जर्नल एंट्रीज ओनली फॉर द सम पर्पसेस हैव इट्स ओन पर्पस। अब जब परचेज होगी तो मैं बिल्कुल जर्नल एंट्री यूज नहीं करूंगा। मैं परचेज के केस जब पेमेंट करता हूं तो मैं जर्नल एंट्री यूज नहीं करूंगा। मैं सेल करता हूं, सेल के केस कैश रिसीव करता हूं, बैंक में कैश डिपॉजिट करवाता हूं, बैंक से कैश विड्रॉल करवाता हूं। किसी किस्म की जरूरत नहीं है जेबी यूज करने। क्विक बुक्स के अंदर तमाम के तमाम सोर्सेस मौजूद हैं, और जितना आप उसके सोर्सेस को यूज करेंगे, जो हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है यूज करने की, रिपोर्टिंग ज्यादा बेहतर होगी, ठीक है। बट बहुत से स्टूडेंट्स को जेबी के थ्रू लेके चलते हैं तो रिपोर्टिंग में हमें इशू आता है। ट्रांसफर एंट्री क्या होती है कि सम टाइम आप एक बैंक से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है।
एक बैंक अकाउंट से मैं पेमेंट ट्रांसफर करता हूँ सेकंड में, तो उसके लिए ट्रांसफर की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है। हम उसके थ्रू ऑटोमेटिकली एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रांसफर किसी और कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि एक हेड ऑफ अकाउंट से दूसरे हेड ऑफ अकाउंट में कोई ट्रांसफर कर रहा हो, तो डेफिनेटली उसके लिए जनरल एंट्रीज की जाती हैं, जिसको जेवीज कहा जाता है, जनरल वाउचर्स, ठीक है। अच्छा, चीज करते हैं क्विक बुक्स ऑनलाइन में एक और बड़ी अच्छी फैसिलिटी हमारे पास क्या अवेलेबल है कि जो भी उसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर आपने एंट्री की है, अब उसको आप इसमें अटैच कर देते हैं, ठीक है। यानी वेन एवर एनी पर्सन इंटेंड टू सी, इवन ऑडिट पर्पस के लिए भी, जब कोई भी आप किसी एंट्री को वेरीफाई करते हैं, तो आप जस्ट उसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद उसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसी में अटैच होता है। आप उसको क्लिक करते हैं और उसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये प्रॉपर एंट्री जो है ऑथोराइज्ड है या नहीं है। तो ये एक एडवांटेज ऑनलाइन सिस्टम का ये भी है। डेस्कटॉप वर्जन जो है उसमें भी अटैचमेंट होती है, बट उसमें डेफिनेटली जो पेड होते हैं उसमें होती है। जो आप पायरेटेड यूज करते हैं उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं होती, ठीक है। अब कोर्स आउटलाइन में, आउटलाइंस में बैंक्स की तरफ आते हैं, तो जितनी भी रिसीट्स होती हैं, बिल रिसीव में, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये भी इसके अंदर आएगा। ये किसके अंदर बड़ी अच्छी एक क्विक बुक्स में ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, खासतौर पे कस्टमर्स के हवाले से। लेकिन जो कस्टमर्स होते हैं, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एरिया, ठीक है। अगर आपका कलेक्शन डिपार्टमेंट टाइमली कलेक्शन नहीं करेगा तो कंपनी कैन फेस अ कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। इस सूरत हाल से निपटने के लिए कि कब हमारी अमाउंट ड्यू हो रही है, तो हम इसके अंदर एक ऑप्शन होती है उसको एक्टिव करते हैं, जिसके थ्रू जैसे ही आप आज मॉर्निंग में आकर आपने कंप्यूटर ऑन किया है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कोई बुक्स जो है वो तमाम वर्क्स टू डू जो है वो सामने ले आएगा कि आज कितनी पेमेंट्स आपने करनी है, कितनी पेमेंट्स आपने रिसीव करनी है। तो इससे ये होता है कि आपकी डेली कलेक्शन जो है वो भी फास्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शंस के, बैंक ट्रांजैक्शंस में यहाँ पर एक्सक्लूडिंग का वर्ड में इस कॉन्टेक्स्ट में लगाया है, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो कि हमें क्लाइंट जो है वो कम्युनिकेट नहीं करता। वो जब बैंक स्टेटमेंट आती है उसके थ्रू आता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। क्रिएटिंग सिंपल बैंक रूल्स, उसको हम देख लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया रिकंसाइलिंग द बैंक, जिसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। इसको कैसे रिकंसाइल करेंगे वो भी इंशाल्लाह हमारे कोर्स आउटलाइन में कवर होगा। अच्छा, एंड पे फिर ये एक कंप्लीट ओवर रिव्यू होगा। यानी ये तो मैंने जिस तरह लिखा है ये जरूरी नहीं है कि इसी तरतीब में होगा। ये सारी चीजें जो हैं वो लिंक करनी होती हैं हमने। जब हम एंड पे कंप्रीहेंसिव रिव्यू करेंगे, ये चार एरिया मैंने इसको हाईलाइट किया, तीन खास तौर पे, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, इन्वेंटरी। फिर जिस वक्त आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो उसके अंदर समटाइम कंप्लीट अकाउंटिंग आपको नहीं मिलती किसी कंपनी की। उस वो कोई एक स्पेसिफिक एरिया आपको डेजिग्नेट कर देता है कि यू हैव टू वर्क फॉर अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल या इन्वेंट्री, ठीक है। ज्यादा वैसे अकाउंट्स रिसीवेबल और पेएबल का जो है वो टास्क ज्यादा होता है, तो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स पे। तो उस पॉइंट ऑफ से मैं ये बता रहा हूँ कि इसका हमने कंप्रीहेंसिव रिव्यू कर अकाउंट्स रिसीवेबल का, ठीक है। इसका पूरा फ्लो भी डिस्कस करेंगे, जो पहले किया होगा उसको रिवाइज करेंगे, और उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ किस स्टेटमेंट में हमें नजर आएगा, रिपोर्ट्स के हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी रिपोर्ट होती है वो एजिंग रिपोर्ट होती है, ठीक है। एजिंग में क्या होता है कि हमारा हमें ये वो रिपोर्ट बताती है कि कौन सा कस्टमर जो है तो कितना ज्यादा लेट कर दी है उसने पेमेंट, यानी कितने दिन लेट हो चुकी है, और उससे हम किस तरह अ, यानी टाइमली कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो फिर आपकी कंपनी उस पर डिसीजन मेकिंग इजली कर सकती है। और ये कंप्रीहेंसिव रिव्यू जो मैंने लिखा है इसको एटलीस्ट 30 मिनट्स चाहिए। कंप्रीहेंसिव रिव्यू ऑफ अकाउंट्स पेएबल विद रिपोर्ट्स। अब अकाउंट्स पेएबल जो है उसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि पेएबल कैसे रिकॉर्ड होते हैं, और उसके बाद इसकी रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं, कस्टमर्स लेजर्स कैसे निकलते हैं, कैसे हम रिव्यू कर सकते हैं, किस तरह हम रिसीवेबल कस्टमर्स और वेंडर्स के लेजर्स जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं विद देम,
ठीक है, ये सारा का सारा हम इसमें कवर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो आता है वो हमारा इन्वेंट्री क्या है। और चूंकि अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे दो किस्म के बिजनेस होते हैं, सर्विस बिजनेस और प्रोडक्ट बिजनेस। सर्विस बिजनेस में नॉर्मली इन्वेंट्रीज नहीं होती, लेकिन जो प्रोडक्ट बिजनेस होती है उसके अंदर इन्वेंट्रीज होती हैं। ठीक है, उसका कंप्रीहेंसिव रिव्यू करेंगे कि इन ट्रांजेक्शन्स जो ऊपर हमने पढ़ी हैं, डिस्कस कर चुके होंगे, लर्न कर चुके होंगे, उनका इम्पैक्ट किस किस रिपोर्ट पर आएगा। इन्वेंट्री के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है स्टॉक टेक की। जैसे बहुत सी कंपनी पीरियोडिक स्टॉक टेक करती हैं, लाइक आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर अ क्वार्टर। तो वो एक रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है जितनी आपकी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं वो भी वो हाईलाइट कर देता है जब आप एक्चुअल फिजिकल स्टॉक उसके अंदर एंटर करते हो। और फिर वो आपको उसके आपके मुताबिक आपसे रिक्वायरमेंट पूछता है किस हेड ऑफ अकाउंट में आप इसको लेके जाएंगे, यानी जिसको एडजस्टमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज हैं वो भी इसके अंदर कवर होती है। ठीक है, फिर हम रिव्यू करेंगे परचेज और सेल साइकिल विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। यानी प्रैक्टिकल अगर डाटा थोड़ा सा लेकर उसको हम परचेज और सेल के ट्रांजैक्शन को रिव्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा सारा कोर्स आउटलाइन था। अब आते हैं जरा ब्रीफली डिस्कस करते हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और बहुत से स्टूडेंट्स, मेरे अपने कई स्टूडेंट्स हैं जो फ्रीलांसिंग के थ्रू जो है वो बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। आप भी इसको कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग कि आप इसको कैसे लेकर चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अभी गाइड अभी कर रहा हूँ, अभी तो खैर इनिशियली है। यहाँ पर इस लेवल पर तो मैं ओरिएंटेशन दे रहा हूँ और डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे पास नॉर्मली दो ऑप्शन है कोई बुक्स के हवाले से। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये होती है कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है, freelancing.com, ये इससे रिलेटेड और वेबसाइट्स हैं। वहां पर भी अकाउंटिंग का बहुत ज्यादा काम होता है, लेकिन वहां पर आपके लिए थोड़ा सा नॉलेज होना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। यू हैव सिग्निफिकेंट नॉलेज। और देखें सर, नॉलेज होना काफी नहीं है, आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लाइक अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आती भी है तो आप मीटिंग करते हैं और एंड यू आर अनएबल टू गिव टू आंसर द क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरीली टू द क्लाइंट, सो इट विल बी डिफिकल्ट। और दूसरा ये कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें हम अक्सर कहते हैं थोड़ा सब्र करना पड़ता है। और सम टाइम लक होती है कि आप जल्दी भी काम मिल जाता है, लेट भी होता है, बिकॉज लॉट ऑफ कंपटीशन एग्जिस्ट। और फिर जो भी इस पर्सन है जो आपको ये वर्क दे रहा है, क्योंकि ये अकाउंटिंग का वर्क है, तो कोई भी कंपनी रिस्क नहीं लेती। तो पहले इस चीज को मेक श्योर करती है कि द पर्सन हु इज डूइंग माय वर्क विल हैज सफिशिएंट नॉलेज इन इट। ठीक है, अब अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं है तो वो तो अकाउंटिंग का जो है कहते हैं ना सत्यानाश कर देना, वो भी हो सकता है कि लाइक एसेट को उठा के एक्सपेंस में डाल दिया, एक्सपेंस को उठा के एसेट में डाल दिया। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो अकाउंटिंग का जो बेसिक नॉलेज है वो होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या होती है, एक तो ये है कि इसके अंदर हम एफर्ट करते रहते हैं, और इसके अंदर मैंने कहा डोंट लूज हार्ट। ठीक है, आप अपनी जो है स्ट्रगल जारी रखें, और एक दिन इंशाल्लाह आएगा, यू विल सी कि जैसे ही आपको एक क्लाइंट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो बैरियर है वो ओपन हो चुका होगा, और ऑटोमेटिकली अब आपके पास वर्क आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट कर दें और अपीयर इन एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई बुक्स हमें एक एग्जामिनेशन ऑप्शन भी देता है, जिसको मैं आगे बताऊंगा कि कितने एग्जामिनेशन है। ठीक है, उनका एक ऑनलाइन एक ट्यूटोरियल टाइप कोर्स होता है, उसको ब्रीफली आप देखते हैं, डिस्कस करते हैं, और उसके बाद एग्जाम में अपेयर होते हैं। एंड देन आफ्टर पासिंग द एग्जाम यू विल बी बिकम द सर्टिफाइड कोई बुक्स, ये डेजिग्नेशन आप लगा लेते हैं। और उसके बाद फिर चूंकि आप सर्टिफाइड हो जाते हैं तो डेफिनेटली यू हैव अ गुड नॉलेज। तो उसके लिए किसी पर्सन को ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आपका नॉलेज है, क्योंकि जब आपने एग्जाम पास किया होता है तो डेफिनेटली यू हैव अ नॉलेज कि आप उसकी एग्जाम को पास करें। ठीक है, और दूसरा भी है कि प्रैक्टिस जो है ना, वो तो आपको साथ साथ करनी पड़ती है। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी चीज जो है वो माइंड में नहीं रहती। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप लर्न करेंगे। तो आफ्टर दिस कोर्स, जैसे हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद भी आपने इसको छोड़ना नहीं है, इस पे प्रैक्टिस करते रहना है, कुछ ना कुछ डाटा आप इन आउट करते रहें, ताकि आपको आइडिया और डिफरेंट रिपोर्ट्स देखें कि इसका इम्पैक्ट किस किस रिपोर्ट पे जा रहा है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कोर्स भी आप इसको जब करेंगे तो ऑब्वियसली आपके जहन में बहुत से क्वेश्चन आएंगे, यू कैन डिस्कस विद मी एज वेल।
अब ये एग्जामिनेशन की जो हम बात कर रहे थे, तो इसमें टोटल 6 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट सेक्शन होता है एग्जाम का। ये जरूरी नहीं है कि एक ही सीटिंग में बैठ कर दें, ये आप डिफरेंट टाइम में भी कर सकते हैं, एक सीटिंग में भी कर सकते हैं और डिफरेंट टाइम्स में भी कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो काफी ज्यादा टाइम है एक सीटिंग के लिए, इतना ज्यादा टाइम जो है वो जरा मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन वन, सेक्शन वन जो है, इसमें 14 क्वेश्चन होते हैं, अबाउट 35 मिनट्स उस पर टाइम चाहिए होता है मैक्सिमम। एंड विद इन द 35 मिनट यू हैव टू आंसर द 14 क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यूज टाइप होते हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यूज होंगे, ओटीक्यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद 14 क्वेश्चंस आपके सेकंड सेक्शन में होंगे, इसमें भी टाइम जो है वो 35 मिनट्स है। सेक्शन थ्री भी सेम इसी तरीके से। ये डिफरेंट एरियाज को डिवाइड किया, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये फर्स्ट सेक्शन इसी से रिलेट होगा, ये चेंज होता रहता है। अच्छा, अब फोर्थ सेक्शन जो है, इसमें 13 क्वेश्चन होते हैं। आप देखें 4, 5, 6 सेक्शन है, इसमें एक एक क्वेश्चन कम हो गया, लेकिन टाइम 2 मिनट सिर्फ कम हुआ। तो 33 मिनट्स, 33 मिनट्स और 33 मिनट्स, ठीक है। अगर आप इसको टोटल करें तो ये 207 मिनट्स बनते हैं, जो कि ऑब्वियसली थ्री 3 आवर्स के ऊपर बन जाएगा आपका टाइम, ठीक है। 3 आवर्स से ज्यादा आपका टाइम बनता है एक पेपर का। तो आप एक सीटिंग में भी दे सकते हैं, इससे इशू नहीं है, और आप सेक्शन वाइज भी दे सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम खोलेंगे तो नेक्स्ट सेशन, आप सेक्शन जो है वो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कोई बुक सर्टिफिकेशन जो है डायरेक्टली भी आप ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आप चूंकि ये तो मेरी थी ओवरऑल प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन पूछने से पहले मैं अभी आपको टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चंस का, लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीजें आपके और डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हमारा ये एक बहुत से क्वेश्चन होंगे आपके माइंड में कि कोर्स कितने घंटे का है, कब पीरियड, किस पीरियड में कंप्लीट होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। देखें, ये कोर्स जो है वो 20 CPT और है, ठीक है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट कोर्स हम इसको कहते हैं, कंटिन्यूस डेवलपमेंट होती रहती है उसके साथ साथ। तो 20 आवर्स का हमारा कोर्स होगा, और 1 आवर की क्लास होगी, यानी इन अदर वर्ड्स 20 क्लासेस जो होंगी। हाँ, एक एक कम या ज्यादा हो सकती है, बट जो मेरा, हमने जो बनाया है अपना कोर्स, उसके मुताबिक 20 क्लासेस है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने बैच भी किया था वो 18 क्लासेस का था। तो इस दफा थोड़ी सी प्रैक्टिस मैंने ज्यादा रखी है, उसकी वजह से मैं इसको 20 क्लासेस पे लेके जा रहा हूँ। अब इसमें हमारी जो क्लासेस हैं वो ट्वाइस इन अ वीक होंगी, जैसे मैंने बताया था, ट्यूसडे को और सैटरडे को 2 क्लासेस हुआ करेंगी। और दरमियान में मैंने गैप इसलिए दिया ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। जो असाइनमेंट में दूंगा उसको आपने बाकायदा उसमें क्विक बुक्स में एंटर कर, ठीक है। अच्छा, अब क्विक बुक्स का जो सॉफ्टवेयर है वो आप कोई भी डाउनलोड कर लेंगे, डेस्कटॉप वर्जन कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी आप यूज कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तो 24 का है, तो मैं 24 में हर जो आप चाहे 17 ओपन यूज कर रहे हैं, 18 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, 21 कर रहे हैं, तो वो सारा ओपन हो जाता है उसमें। लेटेस्ट वर्जन जो है वो पिछले सारे वर्जन का डाटा को ओपन कर लेता है। लेकिन अगर मैं 24 में क्रिएट करके देता हूँ और आप उसको 18 में ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये रेगुलर फीचर होता है इसके अंदर, हम इसको एंट्रीज करते रहेंगे, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिपोर्ट निकालते रहेंगे, रिपोर्ट मुझसे शेयर करते रहेंगे। अल्टीमेटली मैं देख लूंगा कि उस रिपोर्ट का जो आउटकम है वो मेरी रिपोर्ट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, और नहीं कर रहा तो फिर उसमें आइडेंटिफाई करूंगा कि आपने क्या मिस्टेक्स की, ठीक है। तो ये तो हमारा टोटल सिस्टम होगा, और उसके बाद फिर एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द दिस, आपको एक असाइनमेंट मैं दूंगा जो कॉम्प्रिहेंसिव असाइनमेंट है। और उस असाइनमेंट पे के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इश्यू हो जाए, ठीक है। और सर्टिफिकेट जो है वो आपको आपके जो मेलिंग एड्रेस होगा जो आपने दिया हुआ है उस पर आपको डिस्पैच किए जाएंगे। उससे पहले आपसे कंफर्म भी कर लेंगे कि ये एड्रेस कंप्लीट है या नहीं है। आप उसमें कंप्लीट एड्रेस देंगे ताकि किसी किस्म में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी वजह से कोई किसी का वापस आ जाता है तो फिर उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपसे रिसीव करें। इसी प्लीज आपने जो भी एड्रेस देना है कोशिश करें कि वो एड्रेस जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, कि उसमें किसी किस्म की कमी ना हो। तो प्लीज कोई भी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, आपके जहन में जो क्वेश्चन है, यू मे आस्क द क्वेश्चन।
रिकॉर्डेड लेक्चर की भी मैं बता देता हूँ आपको कि जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड होंगे वो आपको लिंक मिल जाएगा। वालेकुम अस्सलाम जी, हारून के यानी। सर कैसे हैं, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सर एक तो ये जो चैट ऑप्शन है वो बंद हुआ है, उसमें ये है कि हम क्वेश्चन कुछ करना हो तो वो हम क्वेश्चन अपना छोड़ दें टाइप करके, और दूसरा जी ये है कि जो का सॉफ्टवेयर है वो मैंने ट्राई की थी, मुझे अवेलेबल ऑनलाइन नहीं हुआ, तो अगर आप कोई मेल कर दें उसको हम इंस्टॉल वगैरह कर लें तो इजी हो जाएगा थोड़ा। जो टेक्स्ट वर्जन की बात कर रहे हैं ना आप? जी जी ठीक है, उसके लिए ये है ना कि मैं एक उसका कंप्लीट जो है ना उसको जिप करके ना उसको मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा। आपको जो उसमें से करना चाहे जी तो उसको कर दीजिएगा। उसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई है कि कैसे करना है, लेकिन मैं गाइड भी कर दूंगा कि किस तरह करना है इसको, क्योंकि वो वर्जन क्रैक होते हैं। आपको पता है कि पेड तो काफी कॉस्टली होते हैं, तो क्रैक वर्जन होते हैं, तो उसको कैसे आपने यूज करना है वो आप देख सकते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच, ये इजी हो जाएगा काफी हमारे लिए, जी थैंक जी, यू सर। इंशाल्लाह ये मैं कर दूँ इसी वीक में, उस नेक्स्ट क्लास से पहले इंशाल्लाह कर थैंक यू सर, थैंक यू। दूँ। और कोई क्वेश्चन जी, कोई और करना चाहें? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हारिस सर। जी सर मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह के बारे में आप बता दें, क्योंकि शायद मेरी ऑफिशियल टाइमिंग वो मैच ना करे, तो जी जी क्योंकि अभी भी मैं ऑफिस में हूँ और मैं तकरीबन 2-3 घंटे स्टिल मुझे इधर स्टे करना है, ओके, तो मुझे बता दें कि ठीक है। देखिए, इसके लिए मैंने जो भी हमारी क्लास खत्म होगी उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे जो है ना, मेरा अपना यूट्यूब का एक चैनल है, उसमें अपलोड हो जाएगी वो लिंक, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आप टीम से नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी। सही है सर, ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। जी, और कोई क्वेश्चन जी? चलिए, ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगर और आपका क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट क्लास, ये मैं जो प्रेजेंटेशन बनाई है ये भी अभी ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप लोग अपने जो प्रोसीजर्स हैं वो जो जो हमारे कंसर्न पर्सन है उनके साथ कर लें सारी चीजें। यानी जो फॉर्म तो आपके आगे हैं, जो पेमेंट्स वगैरह वो भी कर दें, ताकि आपका एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो क्रिएट हो जाए, उसके अंदर सारी चीजें आपके पास मिलती रहेंगी। ठीक है, जितने भी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, तो मेरे पास कन्वीनियंट टाइम होगा उसमें मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड भी करूँ। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स जो है वो आप मेरे साथ जितनी ज्यादा इंटरेक्शन रखेंगे यू कैन लर्न मोर। और ग्रुप में फायदा ये होता है कि जब हम ग्रुप में कोई क्वेश्चन एक स्टूडेंट करता है तो उसका एडवांटेज दूसरा, उसका आंसर जो है वो दूसरा भी देख सकता है, तो उसका बेनिफिट सबको मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा। तो इंशाल्लाह आप बाकी आपको कोई और सजेशन हो अगर आप देना चाहें इसको और बेटर करने के लिए, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल दें तो ज्यादा बेटर हो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम